हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू एक्ट, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अभी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 1, दैट इज शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसका पॉइंट नंबर 1 कहता है कि इस एक्ट को हम बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ये जो एक्ट है पूरे इंडिया, हमारे पूरे भारत देश में लागू होता है। पॉइंट 3, ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है ना वो ऑफिशियल गैजेट में क्या है, नोटिफिकेशन दे करके लागू किया जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से सुनो। कहते हैं कि कोई भी कंपनी या वर्क प्लेस, मतलब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसके वर्कर्स क्या है, माइंस में काम करते हैं। अब माइन तो आप जानते हो कि जहाँ पे कोयला वगैरह निकाला जाता है, राइट? तो जो वर्कर्स क्या है माइनिंग का काम करते हैं या फिर परफॉर्मेंसेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस बोले तो सबसे पहले कहते कि वो जो घोड़ों के स्टंट या परफॉर्मेंसेस वगैरह नहीं करते, राइट? दूसरा एक्रोबेटिक, ये वो वाले वर्कर्स होते हैं जो बॉडी ट्रिक्स या बॉडी को बैलेंस करने वाली परफॉर्मेंसेस देते हैं, लाइक सर्कस के स्टंट, ठीक? या फिर अदर परफॉर्मेंसेस, मतलब वो परफॉर्मेंसेस जो की हैं वर्कर्स की फिजिकल स्किल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा गया है कि इस तरह के एस्टैब्लिशमेंट जो माइनिंग और परफॉर्मेंसेस का काम करते हैं, परफॉर्मेंसेस तो आप समझ गए, तो ये वाले जो एस्टैब्लिशमेंट्स है ना फ्रेंड्स, इनके ऊपर जो ये एक्ट लागू होगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग में काम करने वाली जो प्रेग्नेंट लेडीज है, राइट, तो उनके लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है इसको लागू करने की जिम्मेवारी किसकी है? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट की। या फिर जो सर्कस में स्टंट्स वगैरह करने का जिनका काम है, तो ये वाले सभी जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट लागू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इनके अलावा जो अदर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, मतलब जो माइनिंग और परफॉर्मेंसेस के अंडर नहीं आती हैं, तो कहते हैं जो अदर एस्टैब्लिशमेंट्स है ना वहां पे ये एक्ट लागू करने की जो जिम्मेवारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो यही पॉइंट 3 में इंपॉर्टेंट बात थी फ्रेंड्स, इसको याद रखना कि एक तो ये जो एक्ट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके लागू किया जाएगा। दूसरा क्या याद रखना आपने कि माइनिंग और परफॉर्मेंसेस वाली जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पे ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाता है, मतलब यहाँ पे उस एक्ट की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 2, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सबसेक्शन 1 पता क्या कहता है? कहता है ये जो एक्ट है ना वो सबसे पहले उस एस्टैब्लिशमेंट्स में वहां लागू होगा जहां पर जो वर्कर्स हैं वो माइंस में, प्लांटेशन में, परफॉर्मेंसेस में काम करते हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट के अंडर हो। इन जगहों पे काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर सबसे पहले ये एक्ट क्या है, लागू किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके पॉइंट बी के बारे में। वो पता क्या कहता है? कहते हैं कि अगर कोई शॉप है या मान लो कोई ऑफिस है, हम शॉप ही लेके चलते हैं, अगर मान लो कोई शॉप है, ठीक है, उसमें ना 10 और मोर एम्प्लॉयज, मतलब 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। फिर कहते हैं चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी हो, लेकिन 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स क्या है काम करते होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन। दूसरा, वो जो शॉप है कहते वो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। तो फिर उस सिनेरियो में क्या है, जो ये मैटरनिटी वाला एक्ट है ना ये उस शॉप पर भी, मतलब उस शॉप के वर्कर्स पर भी लागू होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। सपोज करो एक ये शॉप ए है, इसमें ना फ्रेंड्स 15 वर्कर्स काम करते हैं और ये जो शॉप है ना ये शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड भी है। तो डैट मींस अब इसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके ऊपर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है, लागू होगा। अच्छा, यहाँ पे तो हमको पता चल गया कि जो शॉप ए थी, मैंने बताया कि उसमें 15 वर्कर्स काम करते थे। दैट मीन्स क्लियर है कि 10 और 10 से ज्यादा है, मतलब 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, राइट? लेकिन फ्रेंड्स ये जो शॉप बी है मान लो, राइट, इसमें कहते 12 वर्कर्स काम करते थे, लेकिन अभी 8 है। ओ, ये तो 10 से कम है।
लेकिन हाँ, जो शॉप है ना वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड भी है, लेकिन वर्कर्स 8 है। तो मुझे आप लोग बताओ, क्या यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होगा? आप लोग बोलोगे नहीं, आप सही बोल रहे हो मे बी, लेकिन अगर अगर कहते पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 वर्कर्स या उससे ज्यादा वर्कर्स थे, तब लागू होगा। हमें पता है कि अगर मान लो इस शॉप में हम बोल रहे हैं कि बी शॉप में 8 वर्कर्स हैं, तो हमें पता है कि अगर वर्कर्स 10 से कम है तो एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन कहते अगर पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन ये कंडीशन पूरी हो गई थी कि भाई इस शॉप में 10 या फिर 10 से ज्यादा वर्कर्स थे, तब क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू हो जाएगा, भले ही आज वो वर्कर्स कम हो चुके हैं। समझ गए? आई होप आप सभी को पॉइंट बी क्लियर हो गया। लेकिन अगर डाउट है तो एक बार फिर से सुन लो। कहते कोई भी शॉप, वो क्या है, अगर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है और उस शॉप में 12 महीने में किसी भी दिन 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स थे, ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है, तब फिर उस शॉप के वर्कर्स के ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होगा। सो आई होप अब सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉइंट सी के बारे में। ये ना स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दे रहा है। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या। अच्छा काम करते हैं, पहले ओवरव्यू सुन लो कि ये पॉइंट क्या क्या रहा है, इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ना फ्रेंड्स ये राइट है कि अगर उसे लगता है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू नहीं था, मतलब कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो पहले इस एक्ट के अंडर नहीं थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि यार इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी ये लागू किया जाना चाहिए एक्ट, तो कहते हैं अपनी इस इंटेंशन के बारे, अपने इस इरादे के बारे में ना पहले तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, मतलब 2 महीने पहले क्या है, वो नोटिस भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो बताएगी कि कौन से प्रोविजन किस टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू होनी चाहिए। और फिर क्या है, ये जो पूरी डिक्लेरेशन है फ्रेंड्स, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके की जाएगी। मतलब उसमें ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस एक्ट की कौन सी प्रोविजन किस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू हो रही है। अब एग्जांपल सुनो। और एक बात और, ये जो न्यू एस्टैब्लिशमेंट है ये कोई भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या एग्रीकल्चर हो सकती है। हम अपने एग्जांपल में ना मान के चलते हैं, जस्ट सोचो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना फ्रेंड्स, मान के चलो कि उसके ऊपर ना ये एक्ट लागू नहीं होता था, मान करके चलो। अच्छा मैं और इजी करती हूँ इस एग्जांपल को, सुनो। मान लो एक ये ए एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक, एक ये बी एस्टैब्लिशमेंट है, एक ये सी एस्टैब्लिशमेंट है। अब ध्यान से सुन लो, अगर आपको ओवरव्यू में कुछ भी कंफ्यूजन हुई है ना फ्रेंड्स, एग्जांपल को ध्यान से समझ लो। मान लो ए बी सी ये 3 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसके ऊपर फ्रेंड्स ये एक्ट ऑलरेडी लागू है, ठीक है, इसके ऊपर भी जो ये मैटरनिटी एक्ट है ये लागू है। लेकिन हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये जो सी एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसके ऊपर ना ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की जो प्रोविजंस है ना वो लागू नहीं थी। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है यार इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी ये एक्ट लागू होना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट का इरादा क्या है फ्रेंड्स, मुझे बताओ यहाँ पर, कि इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करना। तो यहाँ पर क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट 2 महीने पहले ही, 2 मंथ्स पहले ही क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग नोटिस देगी। और ये जो डिक्लेरेशन है कहते हैं ऑफिशियल गैजेट में दी जाती है, जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि इस एक्ट की कौन सी प्रोविजंस किस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू होंगी। और अब ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल के रिलेटेड है, कमर्शियल के, एग्रीकल्चर के, किसी भी रिलेटेड हो सकती है। लेकिन बात ये है कि पहले उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं था। अब हम मान के चल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस वाली एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी इस एक्ट के प्रोविजंस लागू करना चाहती है, क्योंकि पहले लागू नहीं थे। अब कहते स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो नोटिस दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसकी अप्रूवल मिल गई, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो इसके ऊपर इस एक्ट के प्रोविजंस लागू कर सकती है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इस एक्ट के कौन से प्रोविजंस है जो वो चाह रही थी कि इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। आई होप एग्जाम्पल से अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मेनली फ्रेंड्स यहाँ पर ना स्टेट गवर्नमेंट का यही पर्पस है कि वो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब वो कोई भी वर्क प्लेस या फैक्ट्री
जिसके ऊपर पहले इस एक्ट की प्रोविजंस लागू नहीं थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सोचती है यार क्यों नहीं लागू, इसके ऊपर भी लागू होनी चाहिए ना। तो बस वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देगी, अप्रूवल मिल जाएगी, अप्रूवल मिल गई तो वो क्या है, प्रोविजंस लागू कर देंगी उस नई एस्टैब्लिशमेंट पर भी जिसके ऊपर पहले अप्लाई नहीं था ये एक्ट। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सबसेक्शन 1 के पॉइंट ए बी सब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 के बारे में। ये सिंपल है फ्रेंड्स, ये पता क्या कहता है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है जो किसके अंडर है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948 जो एक्ट है ना, अगर कोई फैक्ट्री कोई एस्टैब्लिशमेंट उसके अंडर अगर आ रही है ना फ्रेंड्स, तो कहते फिर वो वाली एस्टैब्लिशमेंट वो वाली फैक्ट्री पर ना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या याद रखना है आपको कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो सेक्शन 5A एंड जो 5B है वो प्रोविजन तो लागू होंगे, लेकिन उसके अलावा और कोई प्रोविजन लागू नहीं होगी। सो आई होप आप सभी को सेक्शन 2 अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4 दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहला पॉइंट पता क्या कहता है, कहते हैं अगर कोई भी वुमेन वो क्या है अपनी डिलीवरी, प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन या मिसकैरेज के दौरान क्या है उसको कहते हैं 6 हफ्ते तक मतलब 6 वीक तक कोई भी एम्प्लॉयर क्या है वो काम पे नहीं बुला सकता। ये उसकी हेल्थ और उसकी रिकवरी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे अब एम्प्लॉयर ये नहीं करेगा कि अच्छा आपकी डिलीवरी हो गई तो एक काम करो अब काम पे आ जाओ, नहीं, 6 वीक तक आप उसको काम पे नहीं बुला सकते हो क्योंकि ये जरूरी है उसकी हेल्थ की और उसकी रिकवरी के लिए। वही फ्रेंड्स पॉइंट 2 भी यही कह रहा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मिलते जुलते हैं। तो पॉइंट 2 भी यही कहता है कि किसी भी वुमेन को उसकी डिलीवरी, उसके मिसकैरेज और प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के बाद क्या है 6 हफ्ते तक काम करने की जो राइट है, जो इजाजत कह लो, वो नहीं है। सो आई होप आपको पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट 3 के बारे में। ये पॉइंट फ्रेंड्स ये कहता है कि अगर कहते हैं आपके एस्टैब्लिशमेंट में या आपकी फैक्ट्री में कोई वुमेन काम करती है जो कि प्रेग्नेंट है, तो वहां पर उसके एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उसे कोई भी हैवी लिफ्टिंग वाला कोई भी हैवी वर्कलोड ना दे एंड कोई भी ऐसा काम ना दे लाइक जिसमें उसे बहुत देर खड़े रहना पड़ रहा है। इन शॉर्ट कहते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उस वुमेन को कोई भी ऐसा काम न दे जिससे उसके मिसकैरेज होने के चांसेस बन जाए या फिर उसकी हेल्थ के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट पड़े। ठीक है, मतलब उसकी सेहत खराब ना हो जाए, उसके कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना हो जाए, ऐसा उसे कोई काम नहीं देना है। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनती है। ओके, सो अब बात करते हैं इसके पॉइंट 4 के बारे में। इसमें ना 2 पॉइंट सी गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पता क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कहते हैं कि सपोज करो जो वुमेन है ना उसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है ना वो 1 मार्च है मान के चलो, तो वो 1 मार्च से पहले वाला 1 महीना मतलब 1 फेब से लेकर के 1 मार्च तक वो पूरा 1 महीना कहते हैं एम्प्लॉयर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो उस वुमेन को कोई भी ऐसा काम ना दे जिससे क्या है अल्टीमेटली उसके हेल्थ के ऊपर कोई इश्यू क्रिएट हो। ठीक, अच्छा इसका पॉइंट बी पता क्या कह रहा है, कहते हैं वो जो 6 वीक वाला आपने देखा था ना, अगर उस टाइम पे वो 6 हफ्ते के जो टाइम पीरियड है जो दौरान कहते हैं अगर जो वुमेन है वो लीव नहीं लेती है तो वो 6 हफ्ते के दौरान भी क्या है एम्प्लॉयर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी उसे हैवी लोड वाला या कोई भी उसे ऐसा काम नहीं देना है जिससे क्या है वुमेन की हेल्थ खराब हो। तो समझ गए, इसमें यही 2 पॉइंट्स बताएंगे थे। सबसे पहले तो उसकी वो जो डिलीवरी है उससे 1 महीना पहले से लेकर के वो उस टाइम तक क्या है आपको उसे पूरी सेफ्टी देनी है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं देना है जो उसकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर डाल दे। दूसरा, अगर वुमेन क्या अपने 6 हफ्ते वाले के दौरान वो लीव नहीं भी ले रही है तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसे क्या है सेफ काम ही दोगे, कोई ऐसा काम नहीं दोगे जो उसकी हेल्थ को या उसकी रिकवरी में प्रॉब्लम आए। सो पॉइंट 4 यही था। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को सेक्शन 4 अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 की, उसको ध्यान से समझना, प्रॉपर एग्जांपल के साथ ही हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा बड़ा भी है, पूरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको पूरी की पूरी जो वीडियोस हैं उसके ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ ही मिलती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 5
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। तो हमारा सेक्शन 5 है राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स कि हर वो वुमेन, कहते हैं हर वुमेन को क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कैसे, उसकी एवरेज डेली वेज के बराबर। लेकिन कब, अगर वो एब्सेंट होगी। तो इस पॉइंट में फ्रेंड्स एक्चुअली एब्सेंट होने का मतलब क्या है वो समझो। कहते वो उस टाइम पीरियड को बोला गया है एब्सेंट होना जब अगर वो एब्सेंट होती है डिलीवरी के पहले या फिर डिलीवरी वाले दिन या फिर डिलीवरी के बाद, तब क्या है उसको उसके एवरेज डेली वेज के बराबर क्या है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। तो क्या समझे आप कि अगर एक वुमेन क्या है, कहते किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम करती है और वो क्या है, या तो डिलीवरी से मान लो कुछ दिन पहले वो नहीं काम कर पा रही है ना, तो या तो डिलीवरी से पहले या तो डिलीवरी वाले दिन ही नो डाउट वो नहीं ही आएगी, या डिलीवरी के बाद वो नहीं ही आएगी काम पर। तो इस टाइम को क्या है हम एब्सेंट होना मान रहे हैं। तो ये टाइम पे जब वो एब्सेंट है, वो नहीं आ पाई है काम पे, तब कह रहे हैं कि उसको उसके एवरेज डेली वेज के बराबर क्या है मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपको एक्सप्लेनेशन शो हो रही होगी, राइट। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पहले मैं ओवरव्यू देती हूँ, ओवरव्यू भी ध्यान से सुनना, ताकि जब मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि ये एक्सप्लेनेशन हमें क्या कह रही है। बहुत ध्यान से समझना, आप चाहो तो साथ में नोट्स भी बना सकते हो। अच्छा अब सुनो ध्यान से कि ये एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि एवरेज डेली वेज क्या है। फ्रेंड्स ये ना वो अमाउंट होता है जो वुमेन को हर दिन के लिए मिलता है जब वो काम करती है। मतलब यहाँ पे वुमेन को हम एब्सेंट नहीं कह रहे, हम कह रहे कि जब वुमेन काम करती है तो उसे जो हर दिन के लिए अमाउंट मिलता है ना, उस अमाउंट की बात की जा रही है। ये क्या है, एवरेज होगा। एवरेज कैसे, अब वुमेन जो काम कर रही थी उसके पिछले 3 महीने की जो वेजेस है ना, कहते उसे देख करके क्या है ये कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट हो गया, उसका एक मंथली वेज निकल आया, ठीक है, एवरेज मंथली वेज निकल आया वुमेन का, वो अमाउंट कहते। अगर तो जो एक अमाउंट, पता क्या होता है फ्रेंड्स, एक मिनिमम वेज जो अमाउंट है ना, वो इंडस्ट्री है या जो स्टेट है, जो भी स्टेट है या जो इंडस्ट्री है, उसने भी एक सेट किया होता है, राइट। अगर मान लो वुमेन का जो हमने देखा कि पिछले 3 महीने की वेजेस को देख करके कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट, वो जो अमाउंट आया है वो अमाउंट, और जो मान लो स्टेट ने जो सेट किया हुआ था मिनिमम वेज अमाउंट जो हमने 3 महीने का निकाला, अगर वो अमाउंट कहते स्टेट ने जो सेट किया था उससे ज्यादा है, फिर तो ठीक है, कोई पंगा ही नहीं है, फिर तो मिल जाएगा उसको वो अमाउंट। लेकिन सपोज करो, बाद में एग्जांपल देके भी समझाऊंगी, अभी ऐसे सुनो। लेकिन फ्रेंड्स सपोज करो, आप अपने माइंड में एक पिक्चर चलाओ, सोचो वो 3 महीने की वेजेस कैलकुलेट करके जो वुमेन का मंथली वेज आया वो अमाउंट, और जो स्टेट ने सेट किया हुआ था वो अमाउंट। यार जो वुमेन का मंथली वेज निकला ना 3 महीने का, वो जो स्टेट ने सेट करा था ना यार उससे कम है, तो ठीक है ना फ्रेंड्स, जो स्टेट ने सेट करा है वो ज्यादा है, फिर वो अमाउंट दे दो उसको। लेकिन सपोज करो एक और अमाउंट आता है 10 रुपए, आपकी बुक में शो हो रहे होंगे, राइट। अब देखो, अब 3 महीने की मंथली वेजेस कैलकुलेट करी आपने, एक वो अमाउंट आया, एक अमाउंट आया जो आपकी स्टेट ने या फिर वो इंडस्ट्री ने मान लो एक सेट किया हुआ था। ये दोनों बहुत कम है, किससे, 10 रुपये से, तब वुमेन को 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसको वो अमाउंट मिलेगा जो ज्यादा है। अगर तो वो अमाउंट ज्यादा है जो आपने 3 मंथ का कैलकुलेट करके निकाला था तो वो मिलेगा। अगर वो अमाउंट ज्यादा है जो किसने सेट करा हुआ है, या तो स्टेट ने या फिर जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है, मान लो उन्होंने अपना कुछ सेट करके रखा हुआ है, तो या तो वो मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों कम है तो मिनिमम सेट किया हुआ है कि 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 से कम किसी को भी वेज अमाउंट नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आया। अब आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते बनाते सुनना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और वो एग्जाम्पल आपके माइंड में छप भी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, रेडी हो एग्जाम्पल सुनने के लिए? चलो फिर। सो फ्रेंड्स, हमारी एग्जाम्पल में सबसे पहले आप लोग मिलिए इनसे। ये है मिसेस पिंकी। तो इनका ना मैटरनिटी लीव स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए फिर अब हम ना कैलकुलेट करते हैं इनका एवरेज डेली
वेज अमाउंट क्या है। तो हमें इतना तो पता है कि इनके पिछले 3 महीनों की जो अमाउंट है, जो वेजेस है, उन्हें देख करके ही कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। तो चलो फिर कैलकुलेट करें। मान लो पिछले 3 महीनों में एक महीने इन्होंने कितना कमाया था, 800, एक में 1000, 900, मतलब ये अमाउंट था जो इन्होंने कमाया था। टोटल कर दो फ्रेंड्स इन तीनों का, कितना आया, 2700। तो आप सपोज करो पिछले 3 महीनों में ना 90 दिन ही सिर्फ इन्होंने काम किया था, मतलब ये अपने काम पर सिर्फ 90 दिन ही गए थे। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या समझा था कि ये उस दिन का अमाउंट है जब इन्होंने काम करा था, जब ये काम कर रही थी वो अमाउंट है ना। तो मान करके चलो इन्होंने क्या है, पिछले 3 महीनों में सिर्फ 90 दिन ही काम करा। एक बार फिर सुनो, हमने क्या देखा कि मिसेस पिंकी ने 3 महीनों में से एक महीने 800 रुपया कमाया, एक महीने इनको 1000 मिला, एक महीने इनको 900 रुपीज मिले। टोटल कितने मिले, 2700। लेकिन 3 महीनों में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 19 डेज 90 दिन ही काम करा। तो हम इस 2700 को डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स किसके साथ, 90 के साथ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 90 दिन काम करा था। तो इसलिए हम 2700 को 90 के साथ डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, 30 रुपीज। अब ध्यान से सुनो, 30 रुपीज आ गए फ्रेंड्स। अब सपोज करो हमको पता है कि इन्हें 30 रुपीज मिलेंगे, लेकिन अभी भी ये पक्का नहीं है कि इनको 30 ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि मान लो इनके एरिया में या इनकी स्टेट में एक अमाउंट सेट है मिनिमम, कितना, मान के चले वो 25 है। चलो जल्दी से मुझे बताओ मिनिमम कितना सेट है इनकी स्टेट द्वारा या इनके एरिया में कितना सेट है अमाउंट, 25। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट करा फ्रेंड्स, मुझे जल्दी बताओ वो कितना अमाउंट है। यस, वो 30 है। तो मुझे बताओ जो हम लोगों ने अभी निकाला अमाउंट या जो स्टेट द्वारा सेट है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा अमाउंट है। यस, जो हम लोगों ने अमाउंट निकाला, वेरी गुड। तो मुझे बताओ मिसेस पिंकी को यहाँ पे कौन सा अमाउंट दिया जाएगा, वेरी गुड, 30 रुपीज वाला, गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे 25 की जगह 45 होता, तो अब बताओ हम लोगों ने जो कैलकुलेट करा उसके 3 महीने की वेजेस को देख करके वो 30 आया था फ्रेंड्स, है ना। और जो उसके एरिया में सेट हुआ था अमाउंट मिनिमम, वो कितना है, 45। तो मुझे बताओ अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। यस, 45। तो कौन सा अमाउंट मिलेगा, 30 या 45, बिल्कुल ठीक, 45। अच्छा, अब और सुनो, अब मान के चलो, अब आपने सिर्फ सोचना है कि हमने जो अमाउंट निकाला है ना, भूल जाओ कि हमने 30 निकाला था। क्या सोचो, ऐसे सोच लो कि हमने जो अमाउंट निकाला वो यार सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज आया, और जो सेट किया गया था ना उनके एरिया में, वो अमाउंट मान लो 8 है। तो मुझे बताओ अब कौन सा मिलेगा, 5 या 8। जिनके मन में ये बात आई है ना कि ये दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा, वो अपने आप को खुद ही क्लैपिंग कर दो या खुद ही अपनी पीठ थपथपा लो। क्यों, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो फ्रेंड। क्यों, क्योंकि कितना मिलेगा, 10 रुपीज मिलेगा, वेरी गुड। तो जिनके माइंड में, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि आपके माइंड में क्या आया, 5 या 8, 10। वाई, क्योंकि हमने जब आपको इसका ओवरव्यू समझा रही थी, मैंने क्या बताया था, यस, कि एक एक्ट के द्वारा भी मिनिमम सेट हुआ है ₹10। तो अगर जो 3 महीने की वेजेस निकाली अपने अमाउंट, वो 5 है, कम है, नहीं मिलेगा। फिर इनके एरिया का देखा गया, वो भी कम है, 8, 10 मिलेगा फिर उस केस में। आई होप फ्रेंड्स सभी को समझ में आ गया ना कि इनका वो एवरेज डेली अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गुड। एंड कितना अमाउंट दिया जाता है ये भी सीख गए हो आप। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इस एग्जांपल को एक बार फिर से सुन लेना, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। तो चलो फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसका पॉइंट 2 ये कह रहा है कि कहते अगर कोई वुमेन है, मान लो ये मिसेस चिंकी की बात करते हैं अब हम, ठीक है, ये क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट में 12 महीनों के अंदर अंदर 80 डेज वर्क कर रही हैं, तब जी इनके ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होगा। अब मान के चलो ये मिसेस चिंकी है, ये क्या एक एस्टैब्लिशमेंट में 12 महीनों के अंदर अंदर 80 डेज मतलब 80 दिन काम नहीं कर रही हैं, तो इनके ऊपर क्या है,
ये जो एक्ट है इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो सिंपली बस ये पॉइंट यही कह रहा है कि अगर आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बेनिफिट्स चाहिए तब ये जरूरी है कि आपने उस एस्टैब्लिशमेंट में पिछले 12 महीनों में क्या है कम से कम 80 दिन काम करा हो, वरना क्या है ये जो एक्टिव बेनिफिट्स है वो आप पर अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है, कहते हैं कि अगर कोई वुमेन, हम इन्हीं को मान करके चलते हैं, ये क्या है असम से इमिग्रेट होकर के मतलब शिफ्ट होकर के आई हैं और ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो इस दौरान इनके ऊपर क्या है वो जो 80 डेज वाला रूल अभी हमने पढ़ा है ना वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर, सिंपल था, गुड। लेकिन फ्रेंड्स जो एक एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने ये तो समझ लिया कि पिछले 12 महीनों में 80 डेज काम करना जरूरी है, राइट। लेकिन कहते एक तो है कि उसने खुद ही छुट्टियां करी अपनी मर्जी से, वो काम पे नहीं आई, वो दिन तो आप काउंट कर रहे हो उसकी हॉलीडेज में कि हाँ इसने ये दिन काम नहीं करा था। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर वो लेडी एब्सेंट थी, क्यों? ले ऑफ की वजह से। अब ले ऑफ मतलब एम्प्लॉयर ने खुद ही उसे टेम्पररी घर बिठा के रखा था कि काम पे आना नहीं है, तो उसको आप फिर उसके करी गई छुट्टियों में नहीं काउंट करोगे, वो आप एक तरह से यही काउंट करोगे कि उसने काम कर रहा है। ऐसे ही अगर कहते कोई हॉलीडेज जो कि लॉ ने रजिस्टर्ड करी हुई थी तो वो भी दिन आप उसकी ये छुट्टियों में काउंट नहीं करोगे कि लाइक कि तुम तो आई नहीं थी काम पे तो हम ये दिन तुम्हारे 80 डेज पे काउंट नहीं करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये कह रही है फ्रेंड्स कि 80 डेज में हमने जब 80 डेज आपने काउंट करने हैं ना कि ये दिन ही थे तुम सिर्फ काम पर आई, तो जब ले ऑफ की वजह से अगर वो काम पे नहीं आई तो उसको भी आप उसके काम के दिन में ही इंक्लूड करोगे। अगर कोई लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड हॉलीडेज थी तो वो छुट्टियां भी आप उसकी पर्सनल छुट्टियों में काउंट नहीं करोगे, उसको भी आप उसके काम के दिन में ही इंक्लूड करोगे। सो आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉइंट 3 के बारे में, जो ये कह रहा है कि जो एक वुमेन है ना, कहते हैं उसको 26 वीक्स 26 हफ्तों तक क्या है उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकते हैं। उसमें से जो 8 हफ्ते हैं ना वो उसके डिलीवरी से पहले के हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर कि वो क्या है अपनी डिलीवरी के 8 हफ्ते पहले ही मैटरनिटी लीव ले सकती है, ठीक। लेकिन प्रोवाइडेड दैट वो ये है कि अगर एक वुमेन है उसके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे 12 हफ्तों तक का मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है, और उस 12 हफ्तों में से जो 6 हफ्ते हैं वो उसकी डिलीवरी के पहले के हैं। समझ गए? वैसे इन्होंने ये बोला है कि 26 हफ्तों तक बेनिफिट मिल सकता है और 26 हफ्तों में से जो 8 हफ्ते हैं उसकी डिलीवरी के पहले के हैं, और 12 हफ्तों में से 6 हफ्ते जो है वो उसके डिलीवरी के पहले के हैं। सो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? सो फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उसको बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ध्यान से सुनना इससे भी फ्रेंड्स। लेकिन हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो। अच्छा चलो समझो, तो सुनो फ्रेंड्स, मान के चलो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो लेडी है ना फ्रेंड्स, ये क्या है 1 जनवरी को, पहली जनवरी को कहते एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक। मानकर चलो कि डिलीवरी के बाद क्या है इनको 12 हफ्तों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट मिलना था, जो कि था 1 जनवरी से लेकर के 24 मार्च तक का। हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक लेडी है, उन्होंने वो एक एस्टैब्लिशमेंट में काम करती थी, अब क्या है उन्होंने 1 जनवरी को एक बच्चे को जन्म दिया, और हम यहाँ पे ये सपोज करके चल रहे हैं कि उन्हें जो मैटरनिटी बेनिफिट था ना वो 1 जनवरी से लेकर के 24 मार्च तक का मिलना था, ठीक। अच्छा अब सपोज करो टाइम पीरियड है मैटरनिटी बेनिफिट का 1 जनवरी से लेकर के 24 मार्च, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 जनवरी को उस लेडी की डेथ हो जाती है। तो अब 2 केस बनते हैं फ्रेंड्स, वो सुनो ध्यान से। केस नंबर 1, हमें पता है लेडी की तो डेथ हो गई, लेकिन उसका जो बेबी है जिसने उसको 1 जनवरी को जन्म दिया था वो अभी जिंदा है, वो बच्चा है। तो यहाँ पर अब जो एम्प्लॉयर है ना वो मैटरनिटी बेनिफिट 1 जनवरी से लेकर के 24 मार्च तक पूरे टाइम पीरियड तक के लिए देगा। दूसरा, अगर मान के चलो अनफॉर्चुनेटली 1 जनवरी को जो जन्म हुआ था वो बच्चे की जो डेथ है वो 10 जनवरी को हो जाती है, तो यहाँ पर अब जो एम्प्लॉयर है ना वो पूरे टाइम के लिए मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देगा, वो सिर्फ 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक जब तक बच्चा जीवित था बस उतने टाइम के लिए ही क्या है मैटरनिटी बेनिफिट देगा। तो
तो मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसकी लायबिलिटी बनती है ये कि जब तक वो बच्चा जिंदा है ना, वो तब तक के लिए ही मैटरनिटी बेनिफिट देगा। अगर बच्चा जिंदा है तो जितने टाइम की ड्यूरेशन थी, जैसे हमने देखा कि 1 जनवरी से लेकर के 24 मार्च तक की, तो वो पूरे टाइम के लिए ही मैटरनिटी बेनिफिट देगा क्योंकि बच्चा जिंदा है। लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, मतलब बच्चे की डेथ हुई है, तो जिस दिन हो गई, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि 10 जनवरी को हो गई, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वो बस 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक का ही मैटरनिटी बेनिफिट देगा, बाकी डेज का नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं रहा अब। सो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने तो पूरी कोशिश करी कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते। Now friends, let's talk about section 5A, that is continuous of payment of maternity benefit in certain cases. Friends, ये जो सेक्शन है ना, इसे भी ध्यान से समझना। पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, फिर प्रॉपर एग्जांपल दूंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 5A में क्या कहा गया है। तो इस सेक्शन में ना एक पॉइंट तो फ्रेंड्स ये बोला गया है कि कोई भी फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है या एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है जी, कहते उसमें अगर क्या है ESI एक्ट, अगर कोई फैक्ट्री है उसके ऊपर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू है ना, तो फिर उस फैक्ट्री के, उस ऑर्गेनाइजेशन के कहते जो एम्प्लॉयज है ना, उन्हें ESI एक्ट के तहत क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। एक पॉइंट आप ये समझ गए, बोलो कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर ESI एक्ट लागू है, तो फिर वहां के एम्प्लॉयज को इस एक्ट के तहत, मतलब ESI एक्ट के तहत क्या है, बेनिफिट्स मिलेंगे। ये पॉइंट समझे? अच्छा, अब इसी सेक्शन में एक और क्या बात कही गई है वो सुनो। मान लीजिए ये जो वुमेन है मिसिस पिंकी, कहते ये ऑलरेडी क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से बेनिफिट्स ले रही है। तो पहले हमने क्या बात करी कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ESI एक्ट लागू है तो ESI एक्ट के तहत बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। अच्छा, अब इस सेक्शन में क्या पॉइंट हम समझ रहे हैं कि अगर एक वुमेन है जो ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बेनिफिट्स ले रही है, तो कहते फिर वो वाली वुमेन तब तक ESI एक्ट, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं ले सकती जब तक कि वो ESI एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, एलिजिबल नहीं हो जाती बेनिफिट्स लेने के लिए। अच्छा, तो इसी सेक्शन में एक और क्या बात कही गई है, अब वो सुनो। कहते कि ESI एक्ट के सेक्शन 50 क्या कह रहे हैं कि ESI कौन सा फ्रेंड्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 50 सेक्शन 50 की बात करी गई है। कहते ESI एक्ट जो है ना, उसके सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते होते हैं। लेकिन वो वुमेन को इस एक्ट के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली तब तक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जब तक कि वो क्या है, ESI स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड या फिर एलिजिबल नहीं हो जाती है। ओवरव्यू समझे आप? अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट रहा है ना, अब एग्जाम्पल से एकदम सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल को अब ध्यान से सुन लेना, ठीक है? सुनो तो देखो, अब मान के चलो, कहते ये जो मिसेस पिंकी है ना, ये एक XYZ फैक्ट्री में वर्कर है। ये क्या है, अब तक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, बेनिफिट्स ले रही थी। लेकिन अब इसकी फैक्ट्री पर क्या है, कहते ESI एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू हो गया है। लेकिन ये जो मिसेस पिंकी है ना, वो ESI एक्ट, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली एलिजिबल ही नहीं है। हमको पता है, हमने इतना तो समझ लिया कि इस एक्ट का जो सेक्शन 50 है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन कहते ये जो मिसेस पिंकी है, ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली अभी एलिजिबल नहीं हुई है। व्हाई? क्यों? हो सकता है उसके रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट ना हुआ हो, या हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन पीरियड पूरा ना हुआ हो, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। मेन बात तो ये है कि अभी ये उस ESI एक्ट के सेक्शन 50 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहते हैं अब जब तक ये क्या है, ESI एक्ट के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली एलिजिबल नहीं हो जाती ना, तब तक क्या है, अभी इन्हें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही बेनिफिट मिलेगा। अब शायद आपको सारा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या बात बोली हमने कि एक वुमेन है, ठीक है,
वो क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको बेनिफिट्स मिल रहे थे, लेकिन उसकी जो फैक्ट्री है या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ईएसआई एक्ट लागू हो जाता है। तो कहते हैं ईएसआई एक्ट का जो सेक्शन 50 है वो एम्प्लॉयज को मैटरनिटी बेनिफिट देता है, लेकिन जो हमारी मिसेस पिंकी है वो अभी उस सेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, रीजन कोई भी हो सकता है, शायद उन्होंने कंट्रीब्यूशन पीरियड पूरा नहीं करा या उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है। मेन बात क्या है कि सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली वो एलिजिबल नहीं हुई। क्लियर? अच्छा जी, तो जब तक आप कहते हैं वो उस सेक्शन 50 ईएसआई एक्ट के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली एलिजिबल नहीं हो जाती, तब तक क्या है, ऑलरेडी वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बेनिफिट्स तो ले ही रहे थे, तो वही कंटिन्यू रहेंगे। आई होप अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 5B, दैट इज पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। ये बहुत सिंपल सेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें बस 3 बातें बोली गई हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 कहते, मतलब इसमें मेनली पता क्या बताया गया हमें कि वो कौन से वर्कर्स है, मतलब वो कौन से वुमेन है जो कि इस एक्ट के तहत क्या है, एलिजिबल है ये बेनिफिट्स लेने के लिए। तो वो सुनो, सबसे पहले बोल रहे हैं, कहते हैं वो फैक्ट्री या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजंस लागू हैं। तो मतलब एक फैक्ट्री है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ईएसआई एक्ट के प्रोविजंस लागू हैं, तो फिर उस फैक्ट्री, उस एस्टैब्लिशमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर क्या है, ये चीजें एप्लीकेबल है, मतलब वो वर्कर्स एलिजिबल है ये बेनिफिट्स लेने के लिए। पहली बात समझे। अब दूसरी बात सुनो, वो मतलब कह रहे हैं कि वो वर्कर्स, वर्कर बोले तो यहाँ पे हम लेडीज की बात ही कर रहे हैं, तो कहते हैं वो वुमेन जिसकी मंथली वेज, लेकिन फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे मंथली वेज देख रहे हैं ना, तब जो उनका ओवर टाइम का पैसा है उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मान के चलिए मिसेस पिंकी है, उनकी जो मंथली वेज है उसमें हम क्या है, उसके ओवर टाइम के पैसे को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो कहते उनकी मंथली वेज का अमाउंट ज्यादा है, किस अमाउंट से, जो कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 के क्लॉज बी में स्पेसिफाई की गई है। तीसरा, अगर वो वुमेन क्या है, सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। तो अगर ये तीन बातें पूरी होती है, सबसे पहले तो उस फैक्ट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ईएसआई एक्ट की प्रोविजंस लागू है, दूसरा जो वुमेन की मंथली वेजेस है, ओवर टाइम को बाहर निकाल करके, ओवर टाइम के पैसे को इंक्लूड ना कर करके जितनी मंथली वेजेस का अमाउंट है, अगर वो अमाउंट सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 के क्लॉज बी में स्पेसिफाई की गई अमाउंट से ज्यादा है, तभी वो इस एक्ट के तहत दिए गए इस बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। तीसरा, अगर वो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के कंडीशंस को फुलफिल करती है, तब भी इस एक्ट के तहत मिलने वाले मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।